जय हिंद दोस्तों। 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा इसका संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि उनको शपथ कब दिलाई गई है। 11 नवंबर 2024 को शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में किसका स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ जी का, जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। संजीव खन्ना का संबंध दिल्ली से है, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। 1983 में नई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक वकील के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। फिर 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया था। तो ये सारी जानकारी आप संजीव खन्ना जी के बारे में नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट कर लें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले व्यक्ति कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो जो अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, DY चंद्रचूड़ जी, उन्हीं के पिताजी कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो वो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। वो 1978 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? कमल नारायण सिंह, जो कि 17 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्टूबर 2024 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है दोनों मीडियम में, तो इसको ऐप से प्राप्त कर लें। अगला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो जापान के फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा बने हैं। दोस्तों, जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के दोनों सदनों में सबसे अधिक वोट हासिल करने के बाद फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जापान में गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले इस गठबंधन से बहुमत दूर हो गया था, यानी कि ये गठबंधन बहुमत से दूर हो गया था और अब फिर से इस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो अब जो शिगेरू इशिबा हैं वो जापान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। जापान के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, करेंसी है जापानी एन। और जापान के आप मैप को देखेंगे तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होन्शु द्वीप है। तो ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और ओकिनावा ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। मिशेल वार्नियर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, जफर हसन जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर, इब्राहिम शेख डियोंग जलवायु कोष के निदेशक बने हैं। समीर कुमार अमेजन में भारत के कंट्री मैनेजर बने हैं और फतेह में
मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। अब्देल मजीद तैब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं और पैतोंग टार्न सिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी है। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा फिलिप नॉइस को। तो दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 की। तो इस बार इसका 55वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा और इस साल फोकस देश कौन है इस महोत्सव का? वो है ऑस्ट्रेलिया। इस महोत्सव के लिए 81 देशों की 180 से अधिक इंटरनेशनल फिल्मों का चयन किया गया है। दोस्तों, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दिया होता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में हुई थी और यह एशिया के फिल्म फेस्टिवल में से एक माना जाता है। यानी कि जो एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव होते हैं उनमें से एक है कौन? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है और 2004 से इसका आयोजन गोवा में ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका अजरबैजान। तो अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बात हुई है कॉप की। तो कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो 29वां संस्करण है यह अजरबैजान के बाकू नामक शहर में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्तार बाबाएव, जो कि अजरबैजान के एक लीडर हैं। इस समिट की 2024 की थीम क्या है? एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता, यानी सॉलिडारिटी फॉर ग्रीनियर वर्ल्ड। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। दोस्तों, जो पहला कॉप समिट हुआ था ये कब हुआ था? 1995 में और ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। COP29 के उद्देश्य क्या है? किस पर्पज से ये COP29 आयोजित किया जा रहा है? तो विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के लिए तुरंत मदद देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य तय करना और कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी COP29 में। तो जो पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था ये 1995 में आयोजित किया गया था बर्लिन जर्मनी में, जिसका नाम था COP1। फिर उसके बाद 1997 में COP3 हुआ था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन क्योटो जापान में किया गया था। 2002 में COP8 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना जाता है। 2015 में COP21 का आयोजन हुआ था पेरिस, फ्रांस में और 2023 में COP28 का आयोजन दुबई, UAE में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका कोको गॉफ ने। यहाँ पर बात हुई है WTA की, तो इसका मतलब है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल 2024 में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। तो अमेरिका की टेनिस प्लेयर कोको गॉफ ने चाइना की झेंग किनवैन को हरा करके अपना पहला WTA फाइनल जीता है। इसके अलावा युगल का खिताब किसने जीता है? गैब्रिएला ड्राबोस्की और एरेन राउटलिफ की जोड़ी ने। 2024 में जो WTA फाइनल आयोजित किया गया था यह 2 से 9 नवंबर 2024 तक सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में आयोजित किया गया था। दोस्तों, कोको गॉफ के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने WTA चाइना ओपन 2024 का भी खिताब अपने नाम किया था। 2024 की टेनिस प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। मैड्रिड ओपन 2024 टेनिस महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने
और पुरुष एकल का खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने, जो कि रूस के हैं। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने जीता है और पुरुष युगल का खिताब जीता था रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता था। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली के हैं, और महिला एकल का खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ताल गुजरात के श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा 200 रुपए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर गुजरात के वड़ताल में आयोजित समारोह को संबोधित किया था। तो भारत सरकार ने इस अवसर पर 200 रुपए का चांदी का सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आज से 200 वर्ष पहले भगवान स्वामी नारायण जी के द्वारा बड़ताल धाम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये वो मंदिर देख पा रहे हैं। तो इस मंदिर की 200वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है और इसी के लिए 200 रुपए का चांदी का सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी की गई है। दोस्तों, भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उन मंदिरों की बात की जा रही है। तो श्री राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र गुजरात में। बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर है तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई तमिलनाडु में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में। और श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर है वेल्लोर तमिलनाडु में। और बेलूर मठ है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम केरल में। सबरीमाला मंदिर है केरल में। और अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में। और पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले गुलामी विरोधी आयुक्त की नियुक्ति अभी हाल ही में की है। तो जो क्रिस इवांस हैं वो 5 साल के कार्यकाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के पहले गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। देखिए, अब इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो नागरिक हैं उनको गुलामी से मुक्त किया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी या फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने का काम होगा इस आयुक्त का। दोस्तों, 2023 में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया था। तो इसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 41,000 लोग आधुनिक दास्ता में जी रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आधुनिक दास्ता है, यानी कि लोग गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी विरोधी आयुक्त का उद्देश्य होगा कि आधुनिक गुलामी के खिलाफ देश के प्रयासों को मजबूत किया जाए। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है, यानी कि यह एक द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। कैपिटल है इसकी कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के एंथोनी अल्बानीज। अगला क्वेश्चन है, 2024 NSW यानी न्यू साउथ वेल्स ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह ने। तो दोस्तों, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। तो उन्होंने 2024 न्यू साउथ वेल्स ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना 7वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर का खिताब जीता है। दोस्तों, NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2024 का आयोजन 6 से 10 नवंबर 2024 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने चेक रिपब्लिक के महान खिलाड़ी जान जेलेजनी को अपना कोच नियुक्त किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लें। महिला टेनिस संघ के द्वारा बेलारूस की आर्याना सबालेंका को
2024 के लिए विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी घोषित किया है और टेनिस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के द्वारा विश्व के नंबर 1 रैंक वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर बने हैं। ठीक है, तो पुरुषों में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं जेनिक सिनर और महिलाओं में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है आर्याना सबालेंका। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अंतर ग्रिड संपर्क में सुधार करना, यानी कि बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे जो कि भारत के हैं और इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो इसके सदस्य देश आप जरूर याद रखिएगा। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के जो देश हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इगास बग्वाल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। तो इगास बग्वाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाई जाने वाली एक खास लोक दिवाली है जिसे दीपावली के 11 दिन के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम के लौटने की खुशी में गाय और बैल की पूजा होती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा 2026 तक के लिए। तो हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उनका कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है। तो बिहार के राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा लेह में। तो लद्दाख के लेह में हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, बात हुई है लद्दाख की, तो कैपिटल है इसकी लेह, उपराज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। अभी लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं, उसमें जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। लद्दाख में जांस्कर महोत्सव 2024 अभी हाल ही में मनाया गया है। 31 अक्टूबर को लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। यहाँ पर आप लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं और ये है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किसकी मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रदर्शित की है? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की। तो देखिए दोस्तों, यूएई के शारजाह शहर में 43वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने हिस्सा लिया था। तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा इस मेले में हमारे संविधान की जो मूल प्रति है जिसको हाथ से लिखा गया है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये किस देश में आयोजित किया गया था, तो यह यूएई में आयोजित किया गया था। थीम क्या थी? इट्स स्टार्ट्स विद ए पुस्तक। दोस्तों, इसमें 112 देशों के 2500 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हुए हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान को हाथ से किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हमारे संविधान को हाथ से लिखा गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपए देने की घोषणा की है? ओडिशा। पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उनका रिलेशन किस वाद्य यंत्र से था? सारंगी। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राजस्थान। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? PR श्रीजेश। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं?
यशवर्धन दलाल। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत ने किस देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट यानी FIC उपहार में दिए हैं? मोजाम्बिक। विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है? हिमाचल प्रदेश। थिरु दिल्ली गणेश का निधन हो गया है, वह कौन थे? तमिल अभिनेता। 9 नवंबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 वर्ष। उत्तराखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर 2024 को। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला ने ऑपरेशनल टर्न राउंड के लिए कहां का दौरा किया है? कोलंबो का। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहां है, तो ये काठमांडू नेपाल में है। अब आप कमेंट बॉक्स में सार्क का फुल फॉर्म, सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क के मेंबर कौन कौन है, ये आप जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं। गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? जयदेव ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है? सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किस उम्र के नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दे दी है? 70 वर्ष और उससे अधिक। सुब्रतो कप अंडर 17 2024 का खिताब किसने जीता है? मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। R रविंद्र किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आइसलैंड। सीताराम येचुरी का संबंध किस राजनीतिक दल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित थे। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कर्नल CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध क्रिकेट से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर क्रिकेट बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कोको गॉफ का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें।